अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को। आज की दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो आज स्टार्ट होने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि सेकेंड ईयर में सारे स्टूडेंट्स की से जान जाती है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। लेकिन जितनी डिटेल्स हैं वो भी कम नहीं है, अच्छी खासी डिटेल्स हैं फिर भी पूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन आ गई। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन रीड करने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा फर्क समझा सकूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, आज से कुछ 200 साल पहले की बात है। एक साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस भाई साहब ने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यानी कि जो भी जानवर जिंदा होते हैं, जो भी जानदार चीजें, ऐसी चीजें जो कि सांस लेती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म सांस लेने वाली चीजें जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। जितने भी आप इस समझ लें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहीं से ड्राइव होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, एक बड़ी अहम फोर्स होती है। और ये वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करती है क्या चीज़? ये वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वाइटल फोर्स प्रोड्यूस करती है कौन से कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये प्रोड्यूस करती है। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये उन्होंने बात कही 1815 के अंदर, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस जगह से आते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी कि जिंदा चीजें नहीं है, जो जिंदा चीजें नहीं है वहां से आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि मेटल्स आ गए, सही ना, मेटल्स आ गए, या नॉन मेटल्स आ गए, मेटल्स नॉन मेटल्स, सही ना, सॉल्ट्स आ गए यहाँ पे, सॉल्ट्स, या आप एसिड्स कह लें, एसिड्स, बेसिस। ये हमारे पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इसको हम इंडस्ट्री के अंदर बना भी सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को छोड़ के सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम बना भी सकते हैं। या मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आते हैं बेसिकली वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, तो हम इसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा कहा जाता था कब? ऐसा कहा जाता था 1815 के अंदर, 1815 के अंदर। लेकिन क्या करिए, थ्योरीज जो है वो गलत साबित करने के लिए ही पैदा होती हैं। तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वॉलर। ये फ्रेडरिक वॉलर का ना एक एहसान रह गया पूरी अ, एक इंसानियत के ऊपर, कि फ्रेडरिक वॉलर ने 1826 में प्रूव किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है। यानी कि बेसिकली इन्होंने डिसप्रूव किया, ज्यादा बेहतर ये होगा, ये कहा जा रहा है डिसप्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने डिसप्रूव किया। डिसप्रूव करने का मकसद ये हुआ कि इन्होंने, फ्रेडरिक वॉलर ने, अगर आप ये सब कुछ लिख चुके हो तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको जरूर कॉपी जरूर कर लिएगा। मैं अब इसको मिटाने लगा हूँ। आप इसका पहले वीडियो पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए। यकीनन अब आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इन्होंने क्या चीज़ डिसप्रूव करी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को कैसे डिसप्रूव किया ये बताता हूँ। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी मेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी मेड कैन ऑल्सो बी मेड इन लेबोरेटरी। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल तरीके से या सिंथेटिक तरीके से, सिंथेटिकली सिंथेटिकली आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया जा सकता है। इन्होंने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। इन्होंने क्या चीज़ प्रिपेयर करी? इन्होंने यूरिया बनाया। यूरिया बेसिकली मैमल्स के, यानी कि इंसानों के या एनिमल्स की यूरिन के अंदर होता है। तो यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने इसको केमिकल से बना के दिखाया। केमिकल था अमोनियम साइनेट। इन्होंने यूरिया को अमोनियम साइनेट से बना के दिखाया, ठीक है ना। अब जब यूरिया अमोनियम साइनेट से बन गया तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना था। तो ये जो थ्योरी थी
कि बर्जीलियस की थ्योरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ सकते हैं, ये थ्योरी डिसप्रूव हो गई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ये थ्योरी हो गई डिसप्रूव। तो वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गई। मैंने आपको कहा था कि फ्रेडरिक वॉलर का एक एहसान है पूरी आप समझ लें इंसानियत के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये यूरिया पहला कंपाउंड नहीं था जो कि बनाया गया लेबोरेटरी के अंदर। इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड सिंथेटिकली बनाना शुरू किए गए, यानी कि इंसान की बॉडी के अंदर जितने केमिकल्स हैं आज के दिन उनको सिंथेटिकली बनाया जा सकता है। अब इंसानों की बॉडी के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद, वो सिंथेटिक तरीके से बनाए जा सकते हैं। सही ना? इसी तरीके से इंसुलिन है जो इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है, वो भी बनाई जा सकती है। अमीनो एसिड्स हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस भी होते हैं और जो प्रोड्यूस नहीं होते वो बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। प्रोटीन्स बनाए जा सकते हैं, प्रोटीन्स ड्राइव किए जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आज के दिन बेइंतहा कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इंसान के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम उसको इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हैं और सिंथेटिकली बना सकते हैं। तो अब वक्त है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन को समझा जाए, जो नई डेफिनेशन उसके बाद आई। तो ज़रा समझते हैं, ये सब मैं बता देता हूँ। तो आज के दिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जो कि कंटेन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर इन कंपाउंड्स को मिला के कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन्स की जो स्टडी है, हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको डिफरेंस समझाना है। तो मैंने आपको बात तो कर ली है, थोड़ी सी आपको हिंट तो दे दिया है। आगे बढ़ते हैं ज़रा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के बारे में देखें। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे एसेंशियल एलिमेंट है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रेजेंस होना, कार्बन की मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किसी एलिमेंट की प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा कार्बन इंक्लूडिंग, हम उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। सही ना? यहाँ पे बोलते हैं कि कार्बन इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है? इस तरह अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयोनिक बॉन्ड भी होता है, दोनों ही तरह का बॉन्ड हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही, जैसे कि अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, ईथर में डिसॉल्व हो जाएंगे, बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, जबकि ये डिसॉल्व हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर? ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आगे बात करते हैं कंबशन की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं, यानी कि इनको आप हीट कर सकते हैं, इनको जला सकते हैं। जब आप इनको जला देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जल्दी से जल जाते हैं, हवा की प्रेजेंस में जल्दी से बर्न होते हैं, और फिर उसके बाद ये हमें हीट प्रोवाइड करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली नॉन कंबस्टिबल होते हैं, यानी कि ये हवा की मौजूदगी में जलकर हमें हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर हम कैटिनेशन की बात करें तो जो कैटिनेशन का प्रोसेस है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है, यानी कि छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, तो इसमें कैटिनेशन का प्रोसेस होता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली वोलेटाइल होते हैं, यानी कि एवापोरेट हो जाते हैं खुद ब खुद, एवापोरेट्स क्विकली, ये खुद ब खुद एवापोरेट हो जाते हैं। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद एवापोरेट नहीं होते, ये आसानी से वेपर्स बन के नहीं उड़ते। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनका बेसिक स्केलेटन। बेसिक स्केलेटन उनका कैसे होता है? बेसिक स्केलेटन के अंदर, उनके बेसिक ढांचे के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक ढांचे के अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा।
कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो चेन होगी बेसिकली वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान की जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी। अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो चेन है उसकी लेंथ कितनी लंबी है और वो चेन कितना ज़्यादा पोलर है। अब इसी लेंथ के हिसाब से अगर चेन छोटी होगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैसेस होंगे, चेन मॉडरेट होगी तो वो लिक्विड्स होंगे, और अगर चेन बड़ी होगी तो वो लो मेल्टिंग सॉलिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये गैसेस की जो चेन होती है ये होती है C1 से लेके C4 तक। एक कार्बन से लेके 4 कार्बन की जो चेन होगी उसमें गैसेस होंगे। लिक्विड्स होगी 5 कार्बन से लेके 18 कार्बन तक की जो चेन होती है वो होती है लिक्विड्स की। और लो मेल्टिंग सॉलिड्स की जो चेन होती है वो C18 और हायर, 18 कार्बन से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे तो वो फिर लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये जनरली डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो यही लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आमतौर पर पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ के अंदर, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। हाउएवर कुछ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, कुछ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अल्कोहल वगैरह, ये पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये पानी के अंदर भी डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं आमतौर पर वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़्यादातर कम होते हैं, यानी कि जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब कम ही होते हैं, बहुत लो होते हैं। यानी कि ये जनरली लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाएंगे, या इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर होगा सॉलिड स्टेट में होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। हमने आज के इस लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में डिफरेंस पढ़ा, और आज के दिन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 25 के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 26 के अंदर हम बात करेंगे और दूसरे टॉपिक्स के बारे में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा लेक्चर नंबर 26 के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकंड वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। और हाँ, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सबको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।